साथियों, एक बहुत बड़ा डिबेट का टाइटल इस समय सोशल मीडिया पर खड़ा हो गया है और वो ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा तस्वीरों के साथ में लोकार्पण किया गया था, सुर्खियों में रहा था। बोले इस नालंदा विश्वविद्यालय को, जिसको बख्तियार खिलजी ने तोड़वाया था, बोले ना 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 ना, बख्तियार खिलजी ने नहीं, ब्राह्मणों ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़वाया था। और सोशल मीडिया पर, विशेष रूप से ट्विटर पर, एक जबरदस्त बहस छिड़ पड़ी है और यहां पर एक बात निकल कर आने लगी है और वो बात यह है कि साहब, ब्राह्मणों ने नालंदा विश्वविद्यालय तोड़वाया था। अब ब्राह्मणों ने तोड़वाया था या नहीं तोड़वाया था, कौन ये बात बोल रहे हैं, इतिहासकारों के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं, सारी बातें आज के सेशन में हम करने वाले हैं। लेकिन इसको ब्राह्मण बनाम बौद्ध करने की नीति क्या है, मतलब क्यों अल्टीमेटली इसको ब्राह्मण, आज के सोशल मीडिया ट्रेंड्स में इसको ब्राह्मणों पर टारगेट करने का लॉजिक क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम इस विषय के इतिहास में एंट्री कर जाएंगे कि विषय वस्तु क्या है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो इतिहास में हो चुका है, इतिहास में हुई घटनाओं का आप केवल एनालिसिस करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स हैं उनके बारे में बताया था कि इजिप्ट के पिरामिड कैसे एकदम सुनसान जगह पर बने हुए हैं। तो किसी वैज्ञानिक ने सलाह दी कि नाइल रिवर की कोई शाखा थी जो वहां से बहती थी। केवल कयास हैं, क्योंकि इतिहास का कोई व्यक्ति जीवंत होकर आपको प्रमाण तो दे नहीं रहा है कि साहब मैं हूं उस समय का, जिंदा हूं, मैं बताऊंगा क्या हुआ। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप और हम सुनते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई होगी। मैंने कुछ दिन पहले भी एक सेशन किया था जिसमें बताया था, किसी ने यह दावा किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीछे रेडियो एक्टिविटी का कारण रहा होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब से खत्म हुई होगी। कयास होते हैं इतिहास के अंदर, किसी घटना के होने पर लोग परसेप्शन लगाते हैं कि क्या हुआ होगा। ऐसे ही नालंदा विश्वविद्यालय, जिस पर हमने कंप्लीट सेशन किया है, उसके बारे में कयासों में एक कयास यह निकाल दिया गया है और सोशल मीडिया पर गदर ट्रेंड कर रहा है कि ब्राह्मणों ने नालंदा विश्वविद्यालय तोड़वाया था। अब ब्राह्मणों ने तोड़वाया था, इससे फायदा किसको है, थोड़ा सा इस बात की चर्चा करते हैं कि आज अचानक यह बात कैसे, मतलब राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी है। तो देखिए, भारत में इस समय जातिवाद जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, यानी कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ परसेंट लोगों को आरक्षण का लाभ दे दिलाकर इन्हें आरक्षण तक ही उलझा दो। ये जस्ट लाइक अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, और भी वीजा ही कहिए, मेरी नजर में रिजर्वेशन जो है ना वो अमेरिका का ग्रीन कार्ड है कि साहब ग्रीन कार्ड मिल गया, अब नौकरी तो आप अपने लेवल पर करते रहना, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। भारत में भी रिजर्वेशन के साथ ऐसा ही होता है, रिजर्वेशन की लड़ाइयां लड़ती हैं जातियां, सरकारी नौकरियों में तो एग्जाम होते ही कहां है साहब। असल में आरक्षण दिया क्यों जा रहा है, तो बोले साहब कॉलेज में एडमिशन के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या हुआ, नीट का पेपर लीक हो जाएगा, इस पर एनटीए के साथ में डायरेक्टर को सप्लाई कर दिया जाएगा। ऐसे ही कॉलेज के साथ साथ अगर आपको, क्योंकि आरक्षण कॉलेज में चलता है, आरक्षण नौकरियों में चलता है, नौकरियों के केस में क्या होगा, नौकरियों के अंदर भी पेपर लीक की घटनाएं तो हमारे देश में ऐसे हैं कि आजकल तो यही पता नहीं चलता कौन सा पेपर कब लीक हुआ था, डेट मिस कर जाते हैं। इसका मतलब हमारे देश की राजनीति आरक्षण तक ही जनता को, क्योंकि मास डील होता है ना, वहां पे मास डील होता है, तो बहुत से लोगों को यह लगता है कि उन्हें रिजर्वेशन मिल गया तो नौकरी मिल गई, हमको नौकरी मिले ना मिले ईगो सेटिस्फाई हो गया। आरक्षण की असली आवश्यकता कॉलेज में और सरकारी नौकरियों में आपको फायदा दिलाने के लिए है, लेकिन दोनों ही जगह सीटें इतनी सीमित हैं कि पूरी 140 करोड़ की आबादी चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से आरक्षण मिल जाए, फिर वहां पर जो 100 आईएएस बनते हैं मैं उसमें 25 में शामिल हो जाऊं, या फिर कॉलेज के अंदर 1 लाख सीट है तो उसके अंदर 15-20 हजार में मैं शामिल हो जाऊं। बस इसके लिए पूरा देश लगा पड़ा है। खैर साहब, ये टांकने के लिए एक बढ़िया मिठाई हमारे सामने टांक दी और हम सब दौड़े जा रहे हैं। इसमें राजनीतिक रोटी सेकने में सबसे अच्छा अर्थ निकलता है जातियों को आपस में लड़ाने का। जातियों को आपस में लड़ाने का ब्राह्मण वर्सेस बौद्ध करके किसका लाभ है, तो भाई साहब आपने ये बहुत सारा इस समय कालखंड देखा होगा, बहुत से ऐसे हमारे एससी के और एसटी के भाई बहन हैं जिन्होंने बदलते परिवेश के साथ बुद्धिज्म को एंडोर्स किया है, या फिर वो ऑलरेडी बुद्ध धर्म को मानते थे और उसका सम्मान करते थे। ऐसी स्थिति में बुद्धिज्म को लेकर के ब्राह्मणों से लड़ाने में सबसे ज्यादा फायदा जातीयता का है कि इन दो जातियों में संघर्ष होगा तो आनंद ही आ जाएगा। तो नैरेटिव कैसे बिल्ड किया गया, नैरेटिव बिल्ड किया गया कि बख्तियार खिलजी ने नहीं, यानी कि खिलजी जो मुस्लिम आक्रांता था उसने मुस्लिम धर्म की पढ़ाई के लिए नालंदा को खत्म करा दिया, बुद्धिज्म का जो प्रमुख केंद्र था उसको नष्ट करवा दिया, उसकी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। बोले ब्राह्मणों ने खत्म कराया,
बोले तुम जबरदस्ती मुसलमानों को गलत मान रहे हो कि मुस्लिम आक्रांता आए, तुर्क आए जिन्होंने भारत के अंदर ये नुकसान किया। बोले गलत सोचते हो, ऐसा नहीं, बोले ब्राह्मणों ने खत्म करवाया था। और भाई साहब ट्विटर और सोशल मीडिया, शायद इसी कारण से सरकार इस पर कानून भी लाना चाहती होगी कि अगर आपको कुछ भी उल्टा सुल्टा फेंकना है, दो चार बातें ऐसी मिलाकर फेंक दो कि सामने वाले को ट्रस्ट होने लगता है। मैं अब तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मानता था, लेकिन ट्विटर उससे भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई। कुछ भी फेंकना हो, नैरेटिव बिल्ड करना हो। खैर आइए, अब हम इस पूरी बहस को तर्कों के साथ तर्कातीत तक लेकर चलेंगे। चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे पक्ष हैं जिन्हें लेकर के कुछ लोग ये लाइन बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों ने नालंदा खत्म करवाया था, और दूसरी तरफ हम उन तर्कों पर भी चर्चा करेंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको आग लगाई गई थी। और एक तीसरी थ्योरी भी डिस्कस करेंगे जिसमें यह कहा गया कि यह खुद से खत्म हो गया, वो सबसे अंत में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर तीन पहलू हैं, सारी बातें चर्चा में लेकर आएंगे। बाकी जिन्हें नालंदा के बारे में जानकारी नहीं है, नालंदा विश्वविद्यालय जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, हाल ही में हमने इस पर एक सेशन किया है और सेशन को आप जाकर डिटेल में देख सकते हैं। हमने इस पर कंप्लीट जानकारी दी है कि कैसे नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी थी, क्या था, और इसके अंदर कैसे ये दोबारा से रिबिल्ट हुआ। और उसके बाद में सोशल मीडिया पर ट्रेंड आया कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने जलाया था। अब ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं जिसके मिलियन में रीच है, क्यों? क्योंकि कुछ भी अनोखा आपने लिखा। अब तक चल रहा था बख्तियार खिलजी, लोग खिलजी का इतिहास पढ़ डाले पूरा कि साहब मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गौरी के साथ उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी बंगाल गया, बिहार गया, वहां जाकर उसे दिखा कि यदि इस्लाम को टक्कर मिल सकती है तो बुद्धिज्म से मिल सकती है, और नालंदा के अंदर बुद्धिज्म की और हिंदुइज्म की साथ साथ पढ़ाई हो रही है। यदि इस्लाम को टक्कर इनकी पढ़ाई से मिल गई तो इनके पढ़ाई के स्रोत को खत्म कर दो। तो उसने 9 मंजिला इमारत को आग लगवा दी, बस इमारत को आग लगवा दी जिसमें कि पुस्तकालय के अंदर 90 लाख किताबें लड़ी थी। बोले इससे तो वैमनस्य जो है वो इस बात का बढ़ जाएगा लोगों में कि मुस्लिम आक्रांताओं ने ये किया। बोले नहीं, एक नैरेटिव सेट करते हैं। लीजिए साहब, एक नैरेटिव सेट हुआ और इसके अंदर ये चीज डाल दी गई कि ब्राह्मणों ने नालंदा को खत्म किया था। ठीक है साहब, और बकायदा यहां पर तर्क में भाई होता क्या है ना, हिस्टोरियंस की बड़ी स्टोरी है साहब। असल में आज आपको भी इसका महत्व समझ में आएगा कि आप और हम जिस कालखंड में जी रहे हैं, विजेता अपनी कहानी लिखता है और व्यक्ति अपना एंगल लिखता है। ऐसे में ही कुछ किताबें एनी टाइम गवाह बनकर रह जाती हैं। आप में से कई लोग सोचते होंगे ना कि बहुत सारे ये सक्सेसफुल लोग अपनी किताबें क्यों लिखते हैं। सक्सेसफुल लोग किताबें इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनका एंगल दुनिया को देखने का लोगों को पता चल जाए। अगर किताबें बाई चांस सर्वाइव कर गई कुछ आने वाले कालखंड में उनके जाने के बाद, तो सोचिए कितने दंगे करा सकती है। उसका कुछ प्रमाण मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, एक किताब है जिसको यहां पर सोर्स के रूप में पब्लिक किया गया और उस किताब का नाम है तारानाथ की हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। अब ये तारानाथ की किताब है, उस किताब को लिखा गया है 1608 के अंदर। तारानाथ कौन था? एक लामा था, तिब्बती था, जिसने 1608 में किताब लिखी। अच्छा, 1608 इस ईयर पर फोकस करिएगा, क्योंकि जब आप नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आग लगाने की घटनाएं सुनते हैं तो यह समझिए कि बख्तियार खिलजी 1208 में मर गया था, तो उससे पहले ही नालंदा को उसने आग लगा दी थी। ठीक है, ऐसी स्थिति में 1608 लगभग 500 साल बाद या 400 साल बाद कोई व्यक्ति किताब लिखता है और उस किताब में वो ये लाइन लिखता है, और बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। आप सुनेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी कि अब तक नालंदा के बारे में जो नहीं पता था वो बातें लोगों ने निकाल दी हैं। क्या बताई हैं वो भी मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। तो यहां पर एक किताब का तो सोर्स ये लिया गया है कि ब्राह्मणों ने ही नालंदा को आग लगाई थी। अच्छा, एक और मतलब पॉडकास्ट करने के लिए कोई पता नहीं यूट्यूब पर ये मैडम हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड प्रोफेसर वगैरह बताती हैं, उन्होंने हाल ही में अपनी द्वारा एक और भाषण दिया। उसमें उन्होंने अपनी तरफ से हिस्ट्री को बोलते हुए कहा कि ब्राह्मणों ने जो है ना वो इसको खत्म करवाया था। ठीक है साहब, तो पूरी तरह से बख्तियार खिलजी की जगह ब्राह्मणों पर ध्यान केंद्रित हो गया, जो आज के नैरेटिव को पुष्ट करता है, जातिवाद के आग को और ज्यादा महानता देता है कि अब मजा आएगा ब्राह्मण वर्सेस अदर्स करने में। वैसे भी भारत के अंदर आरक्षण के नाम पर लगता यही है कि सारे संसाधनों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। ऐसी स्थिति में बढ़िया है कि इनको टारगेट कराया जाए। खैर, इस पूरी कहानी को दोबारा से समझते हैं, जहां से शुरू हुई है वहां से लेकर चलते हैं। सेशन ये बहुत लंबा हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको पेशेंस के साथ सुनने का प्रयास करिए। देखिए साहब, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में बहुत सारी डायनेस्टीज हुई, जिनमें से मेजर डायनेस्टीज की जब हम बात करते हैं तो मौर्यंस की बात करते हैं, मौर्यंस के बाद कुषाण सातवाहनास की बात करते हैं, और उसके बाद में गुप्ता एम्पायर की बात करते हैं। गुप्ता की बात क्यों करते हैं? क्योंकि मौर्यन के बाद में जो सातवाहन संगम पीरियड जब आया,
उसके बाद में मतलब देखिए मौर्यन एम्पायर के बाद में जो पोस्ट मौर्यन काल रहे उसमें कुषाणाज और सातवानाज मेन रहे, फिर संगम काल रहा, फिर गुप्ता एम्पायर आया। असल में गुप्ता एम्पायर के दौरान ही जो कुमार गुप्त हुआ करते थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। यानी 415 सी से लेकर 455 के बीच में जो कुमार गुप्त वन रहे थे, जिन्हें शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। अब आप पूछेंगे कि यह लाइन बताने की आवश्यकता क्या है, तो यहां से आपको धर्म की थोड़ी सी बात समझ में आएगी। देखो, मौर्यंस जो थे ना वो प्रमुखता से बुद्धिज्म को मानते थे। कुषाणाज में भी बुद्धिज्म का प्रबल बल रहा। गुप्ता पीरियड के अंदर हिंदुइज्म फिर से आना शुरू हुआ और उसके बाद में हिंदू डायनेस्टीज गुप्ता पीरियड के अंदर फ्लरिश हुई। उसके बाद में फिर यहां से आगे का जो कालखंड है वो मुस्लिम कालखंड था। मुस्लिम कालखंड था से मतलब क्या है कि यहां पर मुस्लिम आक्रांता भारत के अंदर एंट्री किए थे और वो यहां पर आकर के, चाहे मोहम्मद गौरी के समय पर आए हुए, मोहम्मद गौरी से कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक से ये जो बख्तियार खिलजी वाली लाइन है, ये वाली लाइन शुरू होती है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये जो ट्रांजिशन फेज है ना कि बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और हिंदुइज्म के बाद में इस्लाम, इन तीनों का जो कालखंड है, इस कालखंड में कहने वालों को यह बात बड़ी पुष्ट तरीके से प्रतीत होती है कि साहब इस टाइम पीरियड को अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म को खत्म करने में हो सकता है कि गुप्ता पीरियड के अंदर हिंदुइज्म को मानने वालों ने बहुत ज्यादा प्रकार से नुकसान पहुंचाया हो। देखो, इसके बारे में और थोड़ा अगर डिटेल में चलेंगे तो एंशिएंट इतिहास में बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे आपको ये जो बातें हैं ना, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी और उसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल कर आएगा और वो ये है कि गौतम बुद्ध की बहुत सी बातें आगे चल के बुद्धिज्म के अंदर मानने वालों के अंदर दिशा, मतलब एक तरह से कहिए मत भिन्नता ले आई, जिसके अंदर हीनयान और महायान जैसी दो विचारधाराएं बनकर आई और ये हीनयान महायान एक दूसरे से झगड़ने लगे। ठीक है ना, और एक तीसरी शाखा निकल के आई जिसका नाम वज्रयान निकल करके आया, जो और एक्सट्रीम पर जाकर बात करने लगा, तंत्र विद्याओं की बात करने लगा। इसमें बुद्धिज्म क्यों खत्म हुआ भारत के अंदर, इसके बहुत से कारण हैं और उन बहुत से कारणों में सबसे बड़ा कारण यह है कि शुरुआत में बुद्धिज्म आया क्यों था, तो आंसर था कि यह हिंदुइज्म का विरोध करते हुए आया था। हिंदुइज्म का विरोध कैसे हुआ था, तो असल में अगर आप टाइम पीरियड को उठाकर और पीछे चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो वैदिक काल था ना, वैदिक काल के अंदर प्रॉपर तरीके से जो अपने आश्रम व्यवस्था है वो हुआ करती थी, वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, वेदों की पढ़ाई लिखाई हुआ करती थी। उस समय पर जो जिस जाति में पैदा हुआ है उस जाति में मरेगा ये तय नहीं था, जो जो कार्य कर रहा है वो उस जाति में रहेगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का कार्य से निर्धारण होता था। लेकिन पोस्ट वैदिक काल में, वैदिक काल का जो पीछे का कालखंड हुआ उसमें लोगों ने जन्म को ही आधार मान लिया और पोस्ट वैदिक काल सबसे ज्यादा पॉइजनस काल था, यानी कि वो काल था जिस समय पर ऐसी कुरीतियों ने जन्म ले लिया जिन कुरीतियों के चलते लोगों को इस भाव के साथ जीना पड़ा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र है। और वहां पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने इस तरह का साम्राज्य क्रिएट किया कि बाकी लोग हमारी सेवा के लिए हैं। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि पोस्ट वैदिक काल में बहुत सारी ऐसी गलत चीजें परिपाटी के रूप में सेट हो गई, जैसे बलि, पशु बलि का होना या फिर जाति प्रथा का होना। इस जाति प्रथा, पशु बलि और बहुत सारे मंत्र विधि विधान का जो स्वांग रचा जा रहा था, उसके चलते वर्ण व्यवस्था में हिंदुओं के अंदर ही कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए और उस समय गौतम बुद्ध का अवतरण होता है। गौतम बुद्ध जनता को यह बताते हैं कि इंसान अपने कर्म से प्रधान है और गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई जो प्रधानता कर्म की है, और विशेष रूप से यह समझाना कि आपको, अच्छा, वैदिक और पोस्ट वैदिक काल में क्या था कि इतिहास को जो पढ़ाया जा रहा था वो संस्कृत भाषा में मेजरली पढ़ाया जा रहा था। गौतम बुद्ध ने संस्कृत से आसान भाषा में बहुत से अच्छे वेदों के सार को अपने जीवन के सार के साथ मिलाकर जनता के बीच में बताया। तो असल मायने में गौतम बुद्ध बहुत बड़ी क्राउड के बीच में लोकप्रिय हुए। उन्होंने बहुत से लोगों के डाउट्स क्लियर किए। जो लोग अब तक ये मानते थे कि पंडित जी क्लियर करेंगे, वो बातें गौतम बुद्ध और उनके अनुयायी क्लियर करने लगे। मतलब आप ये सोचिए कि अशोका तक का दिमाग फेर दिया था उन लोगों ने जो गौतम बुद्ध की बातों को मानते थे। इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप समझ कर चलिए ना कि कोई व्यक्ति आपको प्रश्नों के जवाब दे रहा है बहुत स्मूथ तरीके से। तो गौतम बुद्ध ने बहुत सारे लोगों में अपना प्रभाव छोड़ा, हर किसी को आसान रूप में यह बात समझ में आने लगी। जब भी कोई धर्म
कुरीतियों पर केंद्रित होकर चलने लगता है तो उसका पतन स्वाभाविक रूप से होने लगता है। बुद्धिज्म लोगों में लोकप्रिय होने लगा, और विशेष रूप से इसलिए लोकप्रिय होने लगा कि यह एक अलग धर्म है और इस धर्म में जात पात जैसी, ऊंच नीच जैसी कोई भेदभाव की बात नहीं है। और निश्चित ही हमारे देश में जो समाज की वर्ण व्यवस्था थी उसमें जात पात का जो भेद था, उस जात पात के भेद ने बुद्धिज्म को जबरदस्त तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाया। यहां तक ठीक रहा। बुद्धिज्म के बाद में क्या होता है कि बुद्धिज्म का कालखंड, गौतम बुद्ध के बाद का जो कालखंड रहा, गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने आपस में झगड़ना जब शुरू किया कि नहीं, हम गौतम बुद्ध को मानेंगे, कुछ ने कहा उनकी विचारधारा को मानेंगे, कुछ ने कहा गौतम बुद्ध यहां गए थे हम भी वैसे वैसे करेंगे, कुछ ने कहा नहीं गौतम बुद्ध का श्रेय ये था, कहने का मतलब ये था। धीरे धीरे चूंकि बड़ी संख्या में लोग हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में आए थे, तो ऐसी स्थिति में बुद्धिज्म में भी वो सारी कुरीतियां आने लगी थी जो हिंदुइज्म में थी। जैसे उनके अंदर भी अब धीरे धीरे ऊंच नीच की व्यवस्था होने लगी थी। जहां एक और बौद्ध मठों के अंदर महिलाओं की एंट्री पहले बैन थी, अब उनकी एंट्री होने लगी थी। बहुत सारे जो बौद्ध मठ थे, संगम थे, विहाराज थे, उनके अंदर भी अब वो अनैतिक कृत्य होने लगे, जिनकी वजह से उनकी सैंक्टिटी, उनकी पवित्रता को लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया। चूंकि गौतम बुद्ध तो चले गए थे, उनके अनुयायी आपस में भिड़ना झगड़ना शुरू हुए। इसके चलते और फिर भारत में कालखंड आया शंकराचार्य का। शंकराचार्य जब आए तब उन्होंने लोगों के बीच में घूम फिर करके यह समझाया कि देखिए, जिस चीज से आप आहत हैं वो कुरीति है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे वेदों में जो बातें लिखी हैं, हमारे जो 4 वेदों में जो बातें लिखी हैं वो गलत हैं। और यही कारण है कि शंकराचार्य ने बहुत कम उम्र में देश के हर कोने में घूम घूम कर उन लोगों को, जिन्हें यह लगता था कि नहीं हमारे देश के अंदर हमारे धर्म में कमियां हैं और बुद्धिज्म में अच्छाइयां हैं, या फिर बुद्धिज्म जो है वो इसलिए बेहतर है क्योंकि इसने हिंदुइज्म की कमियों को दूर किया है, उन्होंने बाकायदा लोगों को ये याद दिलाया कि देखिए धर्म में कमी जो थी वो ओरिजिनली हिंदुइज्म में थी, और हिंदुइज्म में जो कमी थी ना उसको आइए डिबेट करके खत्म करते हैं कि दिक्कत क्या थी। उसको चलते हुए उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। अगर आप 4 धाम आज बात करते हैं तो 4 धाम शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मतलब एक तरह से दिमाग के केंद्र समझिए, जहां जाकर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने शंकराचार्य जी के द्वारा 4 धाम की स्थापना की गई थी, ठीक है। अच्छा, और उन्होंने लोगों से शास्त्रार्थ करके, जिक्र करके, चर्चाएं करके ये डिस्कस किया कि भैया बताओ किसको कहां क्या दिक्कत आ रही है, मैं आपसे बहस करके इसको दिक्कत को दूर कर लेता हूं। बड़ी संख्या में लोग जो अब तक इस बात से पीड़ित थे कि साहब हमने बुद्धिज्म इसलिए अपनाया था कि वहां जाकर समानता मिलेगी, लेकिन वहां पर भी अब हायरार्की आ गई है, वहां पर भी मंदिर बन गए हैं। जिन मंदिरों का विरोध होता था अब वहां पर भी बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो गया है, बड़े बड़े स्तूपास हो गए हैं, वहां पर भी सीनियरिटी हो गई है, वहां पर भी पुजारी बैठने लग गया है, वहीं वापस सिस्टम वही वापस आ गया। ऐसी स्थिति में बोले नहीं, गौतम बुद्ध इटसेल्फ विष्णु के अवतार थे, अब यह भी एक विचारधारा आने लगी। इसलिए अगर आप देखें तो अभी अयोध्या में जो रामलला विराजमान की आपने प्रतिमा देखी हो तो उसमें जो 10 अवतार साथ में दिखाए गए हैं, उन 10 अवतारों में आपको गौतम बुद्ध भी वहां पर दिखाई दे जाएंगे। मतलब गौतम बुद्ध भी इटसेल्फ भगवान विष्णु के ही अवतार थे। ये फिर विचारधारा लोगों के मन में आने लगी और इस प्रकार से बुद्धिज्म स्लाइटली वापस से हिंदुइज्म में शिफ्ट होने लगा। और यही परिणाम निकला कि भारतवर्ष के अंदर बुद्धिज्म को जो मानने वाले लोग थे, क्योंकि शंकराचार्य जहां जहां गए, जिस जिस क्षेत्र में, और वो पूरा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तरफ चले गए, तो इस तरीके से बुद्धिज्म का जो ट्रांजिशन फेज था ना वो वापस से हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ। ये कालखंड पूरा गुप्ता कालखंड था, जिस समय पर देश के अंदर इस तरह का ट्रांजिशन चल रहा था। गुप्ता कालखंड के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय इसका प्रमाण बना था। नालंदा विश्वविद्यालय में तीनों धर्म की पढ़ाइयां, बुद्धिज्म की पढ़ाइयां और क्या कहते हैं इसको, हिंदुइज्म में जो अपने वेद पढ़े जाते हैं वो, और जैनिज्म, इन तीनों की पढ़ाइयां साथ साथ कराई जाती थी। इसके प्रमाण हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अब ऐसी स्थिति में यह बयान दे देना कि हिंदुओं ने बौद्धों के इस जगह को आग लगाई थी, यानी कि बौद्ध का, एक तो यह बात कह देना कि नालंदा केवल बुद्धों के लिए था, तो यह गलत इसलिए है क्योंकि ये जो कुमार गुप्त है ना, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया नालंदा यूनिवर्सिटी का, इनके रेन में, इनके पीरियड में तो हिंदुइज्म प्रमोट हो रहा था। हिंदुइज्म मतलब इस कालखंड के अंदर, मौर्यन के बाद गुप्तन पीरियड में हिंदुइज्म का कालखंड था। तो ऐसी स्थिति में फिर तो ये बनाते ही नहीं अगर इनको ही उसमें आग लगवानी थी, है ना। तो ये तो एक बहुत ही मतलब बेसिक सा आर्ग्यूमेंट हुआ। लेकिन फिर भी
अभी हम चल करके उन सब बातों को आधार बनाते हैं जिससे ब्राह्मण वर्सेस अदर्स करने का प्रयास किया जा रहा है, और इतिहास के कुछ पन्नों को अपना आधार बना करके जब इस डिबेट को जन्म दिया जा रहा है तो हम उसे अब तार्किकता के आधार पर डील करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया किस प्रकार से गुप्तन एम्पायर अपने देश में हुआ करता था, और विशेष रूप से पाटलिपुत्र के नजदीक, पाटलिपुत्र बोले तो पटना, और उसके पास में नालंदा, अब आज का जो बिहार है वहां पर नालंदा की स्थापना हुई थी। और नालंदा के बारे में हमने बता दिया गुप्ता के कौन से राजा थे जिनके द्वारा यह काम किया गया था। ठीक है साहब। अच्छा, तो गुप्त काल के अंदर यह चीज बनकर आई थी, ये यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। और यहां पर यह बात भी साफ साफ पता थी कि यहां पर ये बहुत से ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं टेराकोटा के अंदर जहां पर इस बात को बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। चलिए अब मैं आता हूं आज के मुद्दे के ऊपर, और मुद्दा क्या है मैं वहां पर आपको लेकर सीधा चलता हूं, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें पहले आप लोगों को डिस्कस कर दी हैं, और मैं आज के सेशन पर सीधा आपको लेकर के लैंड होता हूं जहां से मतलब ये डिबेट शुरू हुई है ना, मैं वहां से लेकर के आप लोगों को चल रहा हूं। ठीक है। चर्चा है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सेना के अंदर अधिकारी हुआ करता था उसने नालंदा को खत्म करवाया था, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर यह बात निकल कर आई कि उसने नहीं ब्राह्मणों ने खत्म कराया, तो उसके पीछे मैं आप लोगों को यह तर्क देना चाहूंगा कि यहां पर आप इस सोर्स को जो तारानाथ के द्वारा लाया गया, तो मैं एक एक करके दोनों चीजें लेकर चल रहा हूं कि तारानाथ का एक किताब मिला है जिसमें कि इस विषय पर जिक्र है कि ब्राह्मणों ने आग लगाई थी। किसको आग लगाई थी? नालंदा को आग लगाई थी। तारानाथ कौन है? तो ये एक लामा था। लामा कौन सी उसका था? तो ताइबेतियन बुद्धिज्म को मानने वाला लामा था। इसने अपनी किताब लिखी थी, और उस किताब के अंदर इस बात का इसने जिक्र किया था। क्या जिक्र किया था? इसके अंदर यहां पर लिखा था कि यहां पर देखिएगा, शायद आपको दिखाई दे जाए, काकुत सिधा, ए मिनिस्टर ऑफ किंग, बिल्ट ए टेम्पल श्री नालेंद्र ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन ही अरेंज फॉर ए ग्रेट सेरिमोनियल फीस्ट फॉर द पीपल। एट दैट टाइम टू बेगर्स विद तीर्थका व्यू केम टू बैग। उस समय दो भिखारी तीर्थका के भेष में भीख मांगने आए। द यंग नॉटी, यहां पर ये श्रमनेरा, यहां पर जो आप शब्द लिखा देख रहे हैं, असल में यहीं से सारी की सारी बहस शुरू हो रही है, इसीलिए मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि यहां पर जो कहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि दो ब्राह्मणों ने नालंदा जला दिया। अब वो दो ब्राह्मणों की कहानी क्या है, वो कहां पे कौन से पैराग्राफ में लिखी हुई है, मैं वही पढ़ के आपको सुना रहा हूं। ये किताब का वो कौन सा पेज है जहां पर ये बात लिखी हुई है, मैं वो पढ़ के सुना रहा हूं। ठीक है। यहां पर लिखा है, दो यंग नॉटी जो श्रमनेरा थे, थ्रू स्लॉप्स एट देम, केप्ट देम प्रेस्ड इनसाइड डोर पैनल एंड सेट फ्यूरियस डॉग ऑन देम। These two become very angry. One of them went on arranging for their livelihood and other engaged himself to सूर्य साधना। इन दो पर मतलब कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक राजा के द्वारा जब मंदिर बनाया गया तो उसके द्वारा कुछ इस तरह के प्रयास किए गए कि हाँ भाई ठीक है, यज्ञ मतलब पूजा पाठ का कुछ अरेंजमेंट कराया गया। वहां पर दो लोग जो तीर्थक थे, तीर्थक शब्द यूज किया गया है, यहां पर भी तीर्थिका, तीर्थिका शब्द जो है ना, इस शब्द को भी ध्यान से पकड़िएगा क्योंकि इस पर भी बहुत बहस चल रही है। तीर्थिका, तो बोले दो तीर्थिका थे, वो वहां पर आए अपना मतलब भीख मांगने के लिए, लेकिन उनके साथ वहां पर दो बौद्ध भिक्षु खड़े थे, उन्होंने बदतमीजी की। उनमें से एक तीर्थिका तो अपने काम पे वापस चला गया, लेकिन दूसरे तीर्थिका ने कसम खाई और वो सूर्य साधना करने के लिए बैठ गया। सूर्य साधना के बाद 9 वर्ष के बाद ही सैट इन ए डीप पिट डग इनटू द अर्थ एंड परस्यूड द साधना। वो जो तीर्थिका था ना, उसने साधना की, एंड यट ही फेल्ड टू अटेन सिद्धि, उसको सिद्धि मिली, सो ही वांटेड टू कम आउट फॉर ऑफ द पिट। ही कंपेनियन आस्क्ड हैव यू अटेन सिद्धि, ही स्पेल नॉट यट, 9 साल तक उसको सिद्धि नहीं मिली। इन स्पाइट ऑफ फेमाइन कंडीशन ऑल अराउंड आई हैव ऑब्टेन्ड लाइवलीहुड फॉर यू विद ग्रेट डिफिकल्टी, सो इफ यू कम आउट विदाउट एक्वायरिंग मंत्रा सिद्धि आई शैल इमीडिएटली चॉप ऑफ योर हेड। अगर तुम बिना मंत्र सिद्धि के बाहर निकल कर आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सेइंग दिस ही ब्रांडिश्ड ए शार्प नाइफ, दिस मेड हिम अफ्रेड एंड ही कंटिन्यूज इन द साधना फॉर 3 more years, thus he attained siddhi through the endeavor of 12 years. He performed sacrifice and scattered the charmed ashes of all around. This immediately resulted in a miraculous produced fire. It consumed all 84 temples and center of the Buddha doctrine. The fire started burning the scriptures work that were kept in the Dharmaganj of Shri Nalendra, particularly in big temple called Ratnasagara, Ratnodhati and Ratnagara. अब ये क्या है?
भाई साहब यही सारी की सारी कहानी है, बस इस कहानी ने ही सारा की सारा खेल बनाया हुआ है। इस कहानी को सुनिए, ये बिल्कुल ऐसी कहानी है जैसे कि आप लोग अपने बच्चों को सुनाते होंगे सोने से पहले। बोले बेटा एक बार एक राजा हुआ करता था, उसने अपने यहाँ पर नालेंद्र नाम का राजा था, और उसने अपने यहाँ पर कोई काम रखा, और उसके काम के अंदर मतलब दो लोग भीख मांगने आए, वो तीर्थक थे। उन तीर्थकों में से एक तीर्थक जो है, मतलब उन तीर्थकों के साथ दो बौद्ध भिक्षुओं ने बदतमीजी कर दी। बौद्ध भिक्षुओं ने बदतमीजी कर दी, उनमें से एक ने कसम खाई कि मैं जब तक बदला नहीं ले लूंगा तब तक नहीं रुकूंगा। उनमें से एक तीर्थक तो खाना पीना की तलाश करने के लिए चला गया, दूसरा तीर्थक गड्ढा खोद करके मतलब साधना करने लगा, और साधना करने के बाद में सूर्य साधना की उसने, और सूर्य साधना 9 साल तक करता रहा, तब तक उसे कुछ नहीं मिली। फिर वो हार के बाहर निकलने ही वाला था, दूसरा तीर्थक आके बोला कि अगर तू बाहर निकल गया तेरे को मैं मार दूंगा, तेरी सूर्य साधना पूरी कर। तो वो दूसरा बंदा सूर्य साधना पूरी करता है। सूर्य साधना पूरी करके 12 साल के अंदर उसको एक ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है जिससे एक आग निकलती है, और उस आग ने नालंदा को जला दिया। साहब सोचा है आपने, कहां रह रहे हो आप? एक तरफ तो आप लोग ये कहते हो कि साहब हमारे देश के अंदर भगवान हुए कि नहीं हुए हैं, रामायण महाभारत के अंदर तीर से आग निकलती थी कि नहीं निकलती थी। एक तरफ आप कह रहे हो कि मतलब गजब ही चल रहा है भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल है। तो भाई साहब ये किताब है तारानाथ की। उस तारानाथ ने इस घटना के कम से कम 450 साल बाद ये बात लिखी। हो सकता है कि उसे एक सपना आया हो और उस सपने ने उसके ये लाइन लिखाने की बात की हो। लेकिन हमारे देश के अंदर बहस देखिए शुरू हो जाती है कि ये जो तीर्थक थे ना, ये तीर्थक ब्राह्मण थे। बस ये तीर्थक ब्राह्मण थे, और इन ब्राह्मणों ने अपनी ज्वाला से, अपनी आग से नालंदा जला दिया। बस यही तो हमारे हिस्टोरियंस की काबिलियत है। यही तो कारण है कि हमारे देश के अंदर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज की आज भी जरूरत है। हम क्यों चाहते हैं कि हमारे देश में भी बढ़िया यूनिवर्सिटीज बने, ताकि हमारे जो हिस्टोरियंस हैं ना, वो सोशल मीडिया पर 2-4 व्यू और 10-15 लाइक जो ट्विटर पर मिल जाते हैं उनकी लड़ाई ना लड़ें। उन्हें सही मायने में रिसर्च करने का लाभ हो। केवल राजनीतिक आकाओं को और 2-4 वोट को प्रभावित करने के लिए ही वो अपनी पढ़ाई लिखाई ना करें। राजनेता का काम राजनीति करना रहे, रिसर्चर का काम रिसर्च करना रहे, तब जाकर देश कुछ अच्छा काम कर पाएगा। लेकिन हमारे देश के अंदर ये काम गजब हुआ। तो कहानी के अंदर यहां तीर्थिका जो है वो शब्द मेंशन हुआ, और तीर्थिका ब्राह्मण है ये करके लाइन निकल आई। अब आप पूछेंगे ये कौन से हिस्टोरियन थे जिन्होंने ये बात निकाल दी? साहब ये तो बहुत तगड़ी बात है, बड़ी बात निकाल दी साहब कि ऐसा हुआ है किसी देश में। तो हाँ बिल्कुल बड़ी बात है साहब। असल में इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से निकल कर आती है, वो भी सुन लीजिए। अपने देश में एक इतिहासकार हुए साहब, और उन इतिहासकार का नाम था, ये कौन है साहब? डीएन झा। डीएन झा साहब खुद तो रहे नहीं, 2021 में चले गए। डीएन झा ने कभी एक लेख लिखा होगा, द कारवा करके कोई वेबसाइट है, उसने इस बात को मेंशन किया कि डीएन झा बोलते हैं कि नालंदा का जो पतन है ना वो ब्राह्मणों ने किया था। नालंदा का जो पतन ब्राह्मणों ने किया, और खिलजी ने नहीं किया। खिलजी तो उसकी जगह कोई दूसरी जगह थी जिसको जला के चला गया। ये तो ब्राह्मणों के ज्वाला के कारण भस्म हुई जगह थी। बोले बहुत बढ़िया साहब। इनसे पूछा सर आपके पास प्रमाण क्या है? तो बोले एक तो यही प्रमाण है, तारानाथ का जो डायलॉग बताया मैंने आपको, जिसको तारानाथ द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि इस घटना के 400 साल बाद लिखी गई। और दूसरा, बोले दूसरा एक प्रमाण और है, और वो प्रमाण क्या है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। एक किताब है जिसका भी मैं जिक्र लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, वो भी मैं लेकर आया हूं। वो कंटेंट इतना सारा हो गया ना कि वो फ्लो में गायब हो रहा है इधर उधर। हां, पग सैम जॉन जोंग द्वारा लिखी हुई किताब है, सुम्पा खान पो ये से पाल। ये कोई लेखक है। डीएन झा ने अपने अंदर अपनी बातों को बताने के लिए 2 किताबों का सहारा लिया। एक का सहारा, डीएन झा नहीं बचे। डीएन झा ने 2021 में कुछ कहा होगा, उसको लेकर आज के इतिहासकार बाहर निकल आए हैं। और वो इतिहासकार कहीं और नहीं है, ट्विटर पर बाहर निकले हैं। और ट्विटर पर निकले हुए इन इतिहासकारों का कहना है कि किस प्रकार से ब्राह्मणों ने खत्म किया था। चलिए साहब अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में यहां पर 2 पक्ष निकलते हैं। डीएन झा साहब ने 2 तर्क दिए। एक तो तारानाथ वाला तर्क दिया, और दूसरा तर्क दिया सुम्पा खान पो ये से पाल का, जिन्होंने किताब लिखी थी पग सैम जॉन जोंग। इसके अंदर यह भी किताब 1704 से 88 के बीच में लिखी गई थी। इसमें भी यह दावा किया गया था, क्या दावा किया गया था? कि ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच में संघर्ष हुआ और हिंदू कट्टरपंथियों के द्वारा नालंदा को जला दिया गया। अच्छा, अब आते हैं हम डीएन झा साहब के द्वारा लिखी हुई बातें और उनके काउंटर में और इतिहासकार क्या कहते हैं। तो पहली 2 बातें तो आपको समझ में आनी चाहिए। तारानाथ हो या पिंग पोंग पोंग जो भी है उसकी किताब हो, ये दोनों ही उस घटना के लगभग 400-500 साल बाद लिखी गई। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैं आज आपसे ये कहूं कि बताओ कि महात्मा गांधी जी के बारे पर लेख लिखिए, महात्मा गांधी जी कैसे थे।
आप जो भी तथ्य जुटाएंगे वो आपने जो तथ्य प्राप्त किए हैं, जनता से सुने हैं या किताबों में देखे हैं, उनके बारे में आप महात्मा गांधी जी के ऊपर चर्चाएं लिखेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूं विवेकानंद जी के बारे में बताओ, अपनी जीवनी लिखो, तो आपने जो गैदर की इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पर आप चीजें लिखेंगे। और मैं लेट लेट चलता चला जाऊं और पीछे पीछे घुसता चला जाऊं, फिर मैं कहूं कि बताओ 1746 में क्या हुआ था, फिर मैं कहूं 1800 में क्या हुआ था बताइए, तो आप उस चीज के लिए जितनी भी आपको सुनी सुनाई मेमोरीज हैं उनसे कुछ चीजें प्रोड्यूस करेंगे, या कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ राइटअप देख लेंगे उससे प्रोड्यूस करेंगे। हमारे देश में भी यही हो रहा है। इसलिए जो उस समय था, अब अपन उस पर चलते हैं। तो साथियों, नालंदा के विनाश के बारे में उसी समय एक मौलाना हुआ करते थे जिनका नाम था मिनहाज उद्दीन। उन्होंने तबकात ए नासिरी नाम की एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक के अंदर उन्होंने स्पष्टता से, अब देखिए, एक तो हो 400-500 साल बाद पुरानी बातें, और एक है वर्तमान की किताब। वर्तमान से मतलब यह हुआ कि उस समय की किताब, जिस समय बख्तियार खिलजी ने इसको खत्म किया था, उस समय एक मौलाना ने पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिनहाज उल दीन, है ना, सॉरी, तबकात ए नासिरी। उसमें लिखा है कि नालंदा को बख्तियार खिलजी द्वारा जलाया और नष्ट किया गया। इसमें उल्लेख है कि बख्तियार खिलजी 200 घोड़ों के घुड़सवार दल के साथ आया, नालंदा पर हमला किया और स्थानीय भिक्षुओं के, ब्राह्मणों के सिर मुंडवाकर उन्हें मार डाला। यहां पर यह बात भी लिखी है कि जब यह जीत मोहम्मद बख्तियार लूट के बड़े माल के साथ लौटता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि खुद एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, दिल्ली में बैठता था, जिसने कुतुब मीनार बनाई थी, उसके दरबार में यहां आया और उसे बहुत सम्मान और गौरव प्राप्त हुआ, इतना कि दरबार के अन्य रईसों को उससे जलन हुई। यह किताब ये लिखी हुई, जरा पढ़िए यहां पर क्या लिखा हुआ है। यह वाली किताब है तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी मौलाना मिनहाज उद्दीन की किताब है। इसके अंदर यह लाइन प्रॉपर तरीके से मिली हुई है। देखिए, विद 200 हॉर्समैन इन डिफेंसिव आर्मर सबडेंटली अटैक द प्लेस, देयर वर 2 ब्रदर्स इन फरानगढ़, मैन लीडिंग द निजामुद्दीन, ये सब हो गया, कहां गया, ये रहा, मोहम्मद बख्तियार और बख्तियार बाय द फोर्स ऑफ हिज इंट्रोपिडिटी थ्रू हिमसेल्फ इनटू पोस्चर ऑफ गेटवे टू द प्लेस एंड दे कैप्चर द फोर्ट्रेस एंड एक्वायर ग्रेट booty. The greater number of inhabitants of the plain were Brahmins, and whole of those Brahmins had their heads shaven, and they were in all slain. There were a great number of books there, and when all these books came under the observation of Musalman, they summoned a number of Hindus that they might give them information respectively the import of those books, but the whole of Hindus has been killed, or becoming acquainted with the concept of those books, it was found that whole of this fortress and city was college in the Hinduic tongue they call a college, or in Bihar. When that victory was effected, Muhammad Bakhtiar returned to the great booty and came to the present the benefit Sultan Qutbuddin Aibak, and it convinced great honor and distinction. यानी कि जो बातें इस किताब में लिखी हुई है, मिनहाजुद्दीन ने साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ऐसी जगह को आग लगाई गई जिसे कॉलेज कहा जाता था, उस कॉलेज के अंदर पुस्तकें थी, उसमें ब्राह्मणों को मारा गया था। यह कौन बोलते हैं? मिनहाजुद्दीन, जो उस समय थे, किस समय थे? जब बख्तियार खिलजी के द्वारा यह काल किया गया था। ठीक है साहब, तो एक प्रकार से डीएन जहां ने जो बातें बोली, अब डीएन जहां की फिर बात निकल कर आती है। डीएन जहां से पूछा गया था उस समय पर, जब 2021 में इन्होंने ये बात लिखी, तो इनसे पूछा गया कि साहब आपने ये बात क्यों की? तो बोले असल में जिसको ये व्यक्ति बोल रहा है, जिसका नाम मिनहाजुद्दीन है, मिनहाज जो बात बोल रहा है ना, ये असल में ओदांतपुरी के बारे में बोल रहा है, नालंदा के बारे में नहीं बोल रहा। नालंदा तो ब्राह्मणों ने जलाया था। बोले अच्छा, तो बोले ये ओदांतपुरी कहां है? तो बोले ओदांतपुरी नालंदा से 10 किलोमीटर पहले ही एक जगह है, और बोले उस ओदांतपुरी के अंदर भी इस तरह का हमला हुआ था, और उस ओदांतपुरी को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। वो भी एक महाविहारा था, उसको भी गड्ढे से खोदकर बाहर निकाला गया। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, असल में ओदांतपुरी को खत्म किया गया था, ना कि नालंदा को खत्म किया गया था। चलिए, तो अब ये ओदांतपुरी की कहानी निकल कर आ गई। ठीक है, तो हम एक तरह से ये समझते हैं मिनहाज वर्सेस तारापुर, तो हमने दोनों का काम करा दिया। अब कुछ और लोगों की, क्योंकि इतिहासकार हैं, इतिहास के बारे में जो बोलेंगे वो आपको सुनना चाहिए। फिर 2 इतिहासकार के नाम और लेते हैं। एक का नाम है फ्रेडरिक एम ऑशेर, उनकी किताब, और एक जेएनयू के प्रोफेसर रहे वीरेंद्रनाथ प्रसाद। इन्होंने शोध ग्रंथों से यह प्रमाणित किया कि नालंदा का पतन अचानक नहीं हुआ था। मतलब नालंदा एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार था जहां हजारों छात्र पढ़ते थे। इसके संचालन के लिए निरंतर संसाधन और धन की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए इसे भूमि अनुदान मिला हुआ था। यहां 1230 से 40 तक नालंदा के अस्तित्व के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है, और
वो क्या है कि बख्तियार खिलजी ने आग लगाई, तो आग लगते ही क्या ये खत्म हो गया? भाई ऑटोमेटिक ये बात ऐसी है ना, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई आज तक रिसर्च का विषय है, ऐसे ही नालंदा विश्वविद्यालय खत्म कैसे हुआ? तो इसके बारे में कहते हैं कि इस पर पहले भी आक्रमण हुए हैं। पहले भी जब आक्रमण हुए, इसके बाद में बख्तियार खिलजी ने तो यहां की लाइब्रेरी को ही आग लगा दिया। उसके बाद भी कुछ लोग यहां पर बचे रहे। जब 1208 में बख्तियार खिलजी तो मर गया, लेकिन उसके बाद भी 1230 और 40 के आसपास भी ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि कुछ लोग यहां पढ़ने आते रहे, जिनमें से एक तिब्बत का तीर्थयात्री था जिसका नाम था धर्म स्वामी। वो मगध की यात्रा पर जब आया था तब वो नालंदा भी आया था, और उस समय राहुल श्रीभद्र जैसे कुछ पुराने भिक्षु यहां पर पढ़ा रहे थे। स्वयं धर्म स्वामी ने वर्णन किया कि कैसे नालंदा महाविहार पर सतत मुस्लिम तुर्क आक्रमण का खतरा बना हुआ था। यानी कि धर्म स्वामी जब नालंदा में थे, उस समय नालंदा महाविहार के आचार्य को सूचना मिली थी कि नालंदा के लगभग 10 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ के पास तुर्की सेना डेरा जमाए हुए है और वे नालंदा पर बहुत बड़ा आक्रमण करने वाले हैं। यह जानकारी धर्म स्वामी अपने गुरु को अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। इसलिए यह कहना कि नालंदा के पतन में मुस्लिम आक्रमण की कोई भूमिका नहीं थी, यह पूर्णतया अनऐतिहासिक होगा। ठीक है साहब। अब इनकी कौन सी किताब आ गई? जैसे डीएन झा सुना, ऐसे ही आप वीरेंद्र नाथ प्रसाद सुनते हैं। रीथिंकिंग बिहार एंड बंगाल करके इनकी पुस्तक थी, और इस पुस्तक में इन्होंने बकायदा इस बात को लिखा कि कैसे नालंदा के पतन में मतलब बख्तियार खिलजी का रोल था, तुर्क आक्रमणों का रोल था। ठीक है साहब। तो यहां पर डीएन झा अपनी शोध में जो रिकॉर्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, इन्होंने कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया, ये सेकेंडरी सोर्सेज से डिराइव कर रहे हैं। मतलब ऐसे समझिए, सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब है कि उस समय किसी ने कुछ घटना देखी हो, उसने कहीं लिखी हो, उसको डीएन झा ने अपनी किताब में लिख दिया हो, डीएन झा ने अपनी बात में लिख दिया हो, और आज के जो ट्विटराइट्स हैं वो डीएन झा की किताब को कोट करके इस बात के ऊपर भाषणबाजी किए जा रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आज के समय पर कौन क्या कहता है, यानी कि स्वतंत्र भारत में क्या क्या थॉट रही, क्या लोग वाकई में डीएन झा जैसी बातों से समर्थित रहे हैं। असल में डीएन झा तो 2021 में निकल लिए, लेकिन उनसे पहले भी जिस समय पर भारत में अंबेडकर साहब जैसे लोग हुआ करते थे, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट्स में यह कहा है कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने जिन बौद्ध विश्वविद्यालयों को लूटा, उनमें से कुछ का नाम नालंदा, विक्रमशिला, जगद्दल, ओदांतपुरी के विश्वविद्यालय हैं। उन्होंने बौद्ध मठों को भी तहस नहस कर दिया जो सारे देश में स्थित थे। हजारों संख्या में भिक्षु भारत से बाहर भागकर नेपाल, तिब्बत और कई स्थानों पर चले गए। इस इंटरेस्टिंग बात सुनिए, यहां से बहुत सारे भिक्षु भागकर तिब्बत चले गए। तिब्बत पर भी आक्रमण करने के लिए बख्तियार खिलजी गया। बख्तियार खिलजी बॉर्डर क्रॉस करके तिब्बत तक भी लड़ाई लड़ने गया। उसको बौद्धों से इतना दिक्कत थी कि वो इनको खत्म करने के लिए वहां तक गया। लेकिन आज के केस में इस चीज को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। खैर, ऐसे ही एक और अमेरिकन हिस्टोरियन है जिनका नाम है विल डूरेंट। उन्होंने आर ओरिएंटल हेरिटेज में यह बात कही है कि ऑक्सफोर्ड की स्थापना और कैम्ब्रिज की स्थापना के बीच में नालंदा के विध्वंस का उल्लेख है। मतलब नालंदा का जो विध्वंस है वो किस समय हुआ, ये मैंने आपको बता दिया, इन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है। ऐसे ही भारत के एक मतलब नोबेल प्राइज विनर हैं अमर्त्य सेन, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी ऐसी ही बात कही। ऐसे ही अरुण शौरी के द्वारा भी अपनी किताब में इस तरह का जिक्र किया गया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इसके पतन के बारे में जो प्रमाण दिए जा रहे हैं कि किन्होंने इसका पतन किया, उसके बारे में मैंने आपको कुछ और ऐतिहासिक तर्क दे दिए। अरुण शौरी ने तो अपनी किताब के अंदर एक चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षुक जिसका नाम है इत्सिंग, उनका भी जिक्र किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जब इत्सिंग यहां पढ़ा करते थे उस समय परिसर में 10,000 निवासी हुआ करते थे। 5वीं शताब्दी में हमने ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित किया था। इनका तर्क यह था कि जब हम उस समय पर इतना अच्छा कर सकते थे तो अब क्यों नहीं। तो इत्सिंग का भी जिक्र इन्होंने अपने अंदर किया हुआ है। एक और टेक्स्ट मिलता है जिसमें नालंदा में बौद्ध और वैदिक दोनों ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, ऐसा हेन सांग ने लिखा है। नालंदा में अथर्व वेद सहित सभी वेदों की शिक्षा दी जाती थी। ये वो टेक्स्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए हिस्ट्री के बारे में, हेन सांग के द्वारा। क्या तर्क है ये? क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि बौद्धिज्म को हिंदुओं के द्वारा खत्म कराया गया, उन्हें तर्क ये मिलना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है हेनसांग का, और उसने लिखा है हेनसांग वाज वेरी वार्मली रिसीव्ड एट नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा एंड रिजाइडेड हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। हेनसांग यहां लंबे समय तक रहा। द कोर्स ऑफ स्टडी says the Hensang include the scriptures of Mahayana and Heenan schools.
logic, grammar and medicine, as well as such purely Brahmanical text as the Vedas, including Atharva Veda. From the account of pilgrimage, it is clear that Nalanda was bustling and literally activities. मतलब यहां पर हेनसांग खुद बोलता है कि यहां पर जहां एक और बुद्धिज्म पढ़ाया जा रहा था, वहीं अथर्ववेद की शिक्षा भी दी जा रही थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जिस चीज की जिक्र कर रहे हैं, यह जिक्र डीएन झा का एक कोरा जिक्र है जो द्वितीयक सोर्सेज पर आधारित है। उन्होंने सेकेंडरी सोर्सेज को आधार माना और जिनको ध्यान में रख करके इन्होंने ये बात कही। ऐसे अरुण शौरी ने अपनी एक किताब और लिखी है, एमिनेंट हिस्टोरियन, देयर टेक्नोलॉजी, देयर लाइन एंड देयर फ्रॉड्स। इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है, जिसमें कि एक बौद्ध विद्वान रहे गेशे दोरजी दमदुल, उनके तिब्बती पुस्तक के कुछ अंशों का अनुवाद करते हुए उन्होंने बकायदा इस पुस्तक को हाईलाइट करते हुए यह बात मेंशन की है कि इस तरह की बातें उसके अंदर लिखी गई हैं। लेकिन यह सोचने की बात है कि जब इस तरह से आप बोलते हो कि किसी को बहुत तेज वो आया, मतलब चमत्कार आया और उसने आग लगा दी और आग लगा दी, इस तरह की बातें आप बोलते हो। एक तरफ तो आप कहते हो कि नहीं, हम इस तरह की बातें मानते नहीं हैं, हम मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, हम हिंदू धर्म के अंदर ऐसे चमत्कार हो सकते थे वो नहीं मानते। लेकिन जब आपको ब्राह्मण और अन्य को लड़ाना होता है, तब आप ये तर्क भी निकाल के ले आ जाते हो कि तीर्थर्स थे जिन्होंने अपनी साधना से इस तरह का काम किया था। अब आते हैं इस तीर्थिका वाले लाइन पर, क्योंकि बार बार जिस किताब के अंदर इस बात को कोट किया जा रहा है ना कि दो तीर्थिका थे, उनमें से एक ने 12 साल की साधना की, जिसको गुस्सा आया उसने आग लगा दी सब पर। तो ये तीर्थिका जो कहानी में लिखा है, एक बार के लिए ये मान भी लें कि इस किताब के अंदर 2 व्यक्तियों के नाम है और उसका मतलब तीर्थिका है, तीर्थिका को गुस्सा आया, उसने आग लगा दिया, नालंदा जल गया। तो भी ये जो तीर्थिका शब्द है, इसके हिस्ट्री में एक नहीं कई मीनिंग है। मतलब तीर्थिका अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसकी 12 डेफिनेशन वर्तमान में अवेलेबल हैं। और तीर्थिका के बारे में जब जब आप जानकारी देने निकलेंगे तो तीर्थिका को असल में नॉन ब्राह्मणिकल को तीर्थिका कहा गया है। आप देखिए यहां पर जब आप कोई मतलब कोटेशन पढ़ने बैठेंगे कि तीर्थिका क्या होते हैं, तो तीर्थिका और तीर्थंकर दोनों शब्द जो है ना बहुत ज्यादा यूज में आए हैं। लेकिन आप यहां देखिएगा, लार्ज नंबर ऑफ तीर्थिका एंड ब्राह्मणास एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द मॉनेस्ट्रीज ऑफ 4 डायरेक्शंस। मतलब जिस किताब में ये लाइन लिखी गई है कि तीर्थिकाज ने ऐसा किया था, ये किताब के अंदर ये लिखा हुआ है ना कि 2 तीर्थिका आए जो नाराज हो गए और उन्होंने आकर के आग लगा दी। तो बोले जो ये तीर्थिका वाले लोग हैं, ये तीर्थिका ब्राह्मण भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो बोले उन्हीं टेक्स्ट को अगर पढ़ा जाए तो उसमें ये लिखा है तीर्थिकाज एंड ब्राह्मण्स। अगर तीर्थिका ही ब्राह्मण थे तो फिर उनको ब्राह्मण वर्ड यूज दिया जाता। तो फिर भाई साहब उनको तीर्थिका अलग से क्यों बोला, एंड बोला ना? इसका मतलब ये नॉन ब्राह्मण थे। लेकिन इन देखिए, ब्राह्मण एंड इक्वल नंबर ऑफ तीर्थिकास टुक अप ऑर्डिनेशन, दैट मींस ब्राह्मण और तीर्थिकास, यानी कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई था तीर्थिका। अगर आग लगाने वाला भी कोई था, अगर ये चमत्कार करने वाला भी कोई था, तो वो तीर्थिका था। तीर्थिका के गुस्से ने अगर ये काम भी किया तो भी वो ब्राह्मण तो नहीं था, क्योंकि ऐसे इन्हीं टेक्स्ट में ब्राह्मणास एंड इक्वल नंबर ऑफ तीर्थिकास लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आज के समय पर ये जो बातें बता करके काम की जा रही हैं, इन किताबों के बारे में वीरेंद्र नाथ प्रसाद की काफी सारी किताबें जिनको टेक्स्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया। अच्छा, एक और किताब है मेमोरियर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये हीरानंद शास्त्री की किताब है। उस हीरानंद शास्त्री की किताब में जहां एक और ये कहानी बताई गई है, वहीं पर दूसरी तरफ पेज पर यह किताब बताई गई है कि कैसे बख्तियार खिलजी ने इस जगह को आग लगवाई थी। कहने का मतलब यह है कि आज के समय पर आधे अधूरे ज्ञान के साथ सोशल मीडिया पर जो कुछ भी फैलाया जा रहा है, उस फैलाए जाने वाले ज्ञान से आप भी बचें। और किसी अधूरे ज्ञान को किसी और को प्रेषित करने से एक सामाजिक वैमनस्य तो आप क्रिएट कर देंगे, लेकिन उस वैमनस्य से कुछ लोगों के घर चल जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि भारत के अंदर ये सब लोग साथ मिलकर ना रहें। क्योंकि राजनीति में जब तक अपना अपना वोट बैंक नहीं होगा, हमारे देश में बहुत से राजनीतिक दलों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। वास्तविकता में रिजर्वेशन बुरी चीज नहीं है, लेकिन हमारे देश के राजनेताओं से हमें रिजर्वेशन से ज्यादा रोजगार मांगने चाहिए।
जिस तरह से हम लोग आए दिन उठ करके रिजर्वेशन के लिए पार्टियों का समर्थन करने उतर पड़ते हैं, रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज है क्योंकि यही वो समाधान है जो देश में समानता ला सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है, केवल रिजर्वेशन मिलने से नौकरी नहीं मिलती। हमारे देश में पेपर लीक रुकने चाहिए, नियमित रूप से रोजगार मिलना चाहिए, रेलवे में खाली पड़ी हुई लगभग 3 लाख वैकेंसी भरी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर ना जाने लाखों वैकेंसीज वैकेंट हैं जो कि आए दिन इंतजार में है कि कब पेपर वापस आएगा, लीक से बचेगा, वो किया जाना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक रोजगार देने पर बहस होनी चाहिए। रिजर्वेशन उसका मार्ग है। मैंने शुरुआत में भी कहा था, रिजर्वेशन जस्ट लाइक ग्रीन कार्ड है, उसके बाद भी आपको नौकरी करनी पड़ती है। यहां पर भी, इंडिया के केस में भी, रिजर्वेशन को आधार बनाने के लिए और जातियों को आपस में लड़ाने के लिए जो ये मामले फैलाए जाते हैं, इन मामलों से आप अपने आप को सजग रखें, समझदार रखें। इसके लिए हमने थोड़ा बहुत प्रयास किया है। बाकी बख्तियार खिलजी का जो अंत हुआ वो यहीं बंगाल के अंदर ही उसको मतलब गाड़ दिया गया, ठीक है ना, तो वो मर गया था, ठीक है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा। और हाँ, यदि किसी को एनसीईआरटी बैच में एडमिशन लेना था तो एनसीईआरटी बैच हमारे द्वारा आप लोगों के लिए ईएमआई ऑप्शंस पर ओपन कर दिया गया है। आप जाकर के अपना एडमिशन बुक कर सकते हैं। केवल 24 घंटे के लिए यह एडमिशन ओपन है, ठीक है। आप जाकर के यहां से जाकर क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं।